गुड इवनिंग। एसी नहीं चाहिए ना? फिर विंडो बंद कर दे। ये आगे वाला भी कर दे। हाँ, सो लास्ट क्लास में हम लोग ने इक्वेशंस डिस्कस किया था। सिंपल इक्वेशंस, राइट? एंड इसके आई थिंक 20 क्वेश्चंस होमवर्क थे क्या? डाउट है कुछ? 8। स्विच ऑन कर दो ना, ऊपर वाला, ऊपर वाला ग्रीन ग्रीन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस सर। ओके। तो अभी लास्ट क्लास में जो भी लोग थे प्रेजेंट, कुछ एक ग्लिच हो गया था, नेट सडनली बंद हो गया था, तो क्लास आपकी बंद हो गई थी। ठीक है। ओके सर। हम्म। तो सिंपल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज में 1 to 20, ये 20 क्वेश्चंस आपके होमवर्क थे। तो इसमें कुछ डाउट्स आए हैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स के, अगर आप लोग के भी कोई डाउट है तो बता सकते हैं। सिक्स्थ, सिक्स्थ बोला ना कोई? द 1/3 पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाई 6। तो एक नंबर है n, इस नंबर का 1/3 पार्ट एंड इस नंबर का सिक्स्थ पार्ट, इन दोनों का डिफरेंस है 4। 1/3 पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड द सिक्स्थ पार्ट बाई 4। तो बस जो लिख, तो सिक्स्थ पार्ट का मतलब और क्या हो सकता है? 6 टाइम्स, उसको सिक्स्थ पार्ट बोलेंगे। पार्ट का मतलब क्या होता है? 1/3 बोलो या थर्ड बोलो, ठीक है। अब तो हो जाएगा ना, अब इसमें कुछ नहीं है। तो ये सिक्स्थ हो गया। फिर और क्या डाउट है? 8। तुमने होमवर्क किया? नहीं, ये इक्वेशंस वाला। The denominator of a fraction is one more than the numerator. If one is deducted from both the numerator and denominator, the fraction becomes equivalent to 0.5. तो देखिए, अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर इज x+1, ठीक है। इफ वन इज डिडक्टेड फ्रॉम बोथ, तो यहां से 1 डिडक्ट हुआ तो x-1 हो गया और ये x हो गया। सो दिस बिकम्स 1/2, ठीक है। इफ वन इज डिडक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 0.5। तो ये 0.5 के इक्वल है। 0.5 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो x का वैल्यू आ जाएगा। सो 2x - 2 इज x, तो x इज 2। तो x अगर 2 है तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 2/3। देख, तो ये तरीका है। दूसरा, आप ऑप्शन, ये ऑप्शंस यूज करके भी कर सकते थे। तो फर्स्ट लाइन तो सभी ऑप्शंस में फॉलो हो रही है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। सेकेंड लाइन, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में चेक करें तो दोनों तरफ से 1 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2/3 होगा, विच इज नॉट 0.5।
ये 3/4 होगा विच इज अगेन नॉट 0.5। ये 1/2 होगा जो सही है। ये 6/7 होगा जो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस यूज करके भी कर सकते थे। तो दिस वाज 8। और कोई डाउट है? तुम आई थी उस दिन? ऑनलाइन किया कुछ? 2 digit number is 3 times the sum of its digits। ये तो किया था ना उस दिन, तो कराया था। और 2 digit नंबर इज 3 times द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, तो एक्स वाई अगर नंबर है तो ये नंबर की वैल्यू एंड डिजिट्स का सम। तो नंबर की वैल्यू है 10x + y, बिकॉज x इज अ टेंथ प्लेस डिजिट एंड y इज यूनिट प्लेस डिजिट। राइट। तो जैसे आप अगर 23 लिखते हैं तो 23 इज इसेंशियली, ये 2 इज वैल्यूड एट 10 एंड 3 इज 3, तो दैट इज वाई इट इज 23। है ना? तो वैसे ये 10x + y है। सो दिस नंबर इज 3 times द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, 3 times x + y। तो ये सिंप्लीफाई करके आपको एक इक्वेशन मिलेगी। तो 3x इस तरफ आता है तो ये 7x हुआ, और ये y इधर जाता है तो ये 2y हो गया। 7x इज इक्वल टू 2y। ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज, अच्छा, if 45 is added, तो इसका मतलब ये हुआ कि if 45 is added to the number, its digits are interchanged। तो एक्स वाई में अगर आप 45 ऐड कर देते हैं तो ये वाई एक्स बन जाता है। और वी कैन से वाई एक्स माइनस एक्स वाई इज 45। तो वाई एक्स की वैल्यू क्या हुई? 10y + x। एक्स वाई की वैल्यू क्या हुई? 10x + y, एंड दैट इज 45। तो 10y - y इज 9y, x - 10x इज 9x, दैट इज 45। तो यहाँ से मिलता है y - x फॉर 5। ठीक है, y - x 5 हो गया। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हम्म। नहीं, भी है। वेंसडे कोई। तो देखिए, उस दिन हमने रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस किया था। तो अगर ये बोलते हैं कि x - 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? रिमाइंडर होता है 0। तो x - 5 अगर इसका फैक्टर है तो x - 5 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये इसका मीनिंग है। तो x - 5 से इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर पता लगाएंगे, तो उसका प्रोसेस क्या हमने सीखा था कि x - 5 को पहले 0 के इक्वल कर दो तो x का वैल्यू 5 आएगा। ये 5 उठा के यहाँ पे x की जगह डाल दो। तो 2 × 5² +2p × 5 -2p इज 0। ठीक है। सो 50 + 10p - 2p इज 0। तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा 8p इज -50। तो p कितना हो गया? -25/4। ठीक है, बोलो, कोई डाउट है? वो नोट तो कर लेना, पर ये प्रोसेस समझ आया?
हम्म। हम्म। तो ये किया, ये तुमने किया था इतना? नहीं। नोट करना है। और कोई डाउट है क्या? हाँ। 12 13 हो गया। 12. A number consists of two digits. The digit in the tens place is twice the digit in the units place. Digit in the tens place is twice the digit in the units place. If 18 be subtracted from the number, the digits are reversed. तो देखिए, x एंड y ये दो डिजिट्स हैं इस नंबर के। तो इसमें लिखा डिजिट्स इन द टेंस प्लेस, दैट मींस x इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, दैट इज 2y। ठीक है। तो x y का डबल है, तो 2 कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, y में कि x में? y में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये तो समझ आ रहा है। बिकॉज x इज डबल, तो x तो ऑलरेडी डबल है, तो y को भी डबल करोगे तो ही इक्वल होंगे, तो ये इसका लॉजिक होता है। ठीक है। तो if 18 be subtracted from the number, the digits are reversed। तो x y में से अगर आप 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये y x हो जाएगा। सो आई कैन से एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज 18, ऐसा लिख सकते हैं इसको। एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 10x प्लस वाई। वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? 10y प्लस एक्स, एंड दैट शुड बी 18। ठीक है। तो 10x माइनस एक्स ये 9x हो गया, y माइनस 10y ये 9y हो गया, और ये 18 हो गया। सो x माइनस वाई इज 2। x माइनस वाई अगर 2 है एंड x इक्वल टू 2y है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2y माइनस वाई इज 2। x का वैल्यू 2y हमने यहाँ से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। सो y इज 2। y अगर 2 है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x विल बी 4। y की जगह 2 लिखा तो x 4 हो गया, तो नंबर 42 हो गया। ठीक है। तो ये आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। फर्स्ट लाइन तो सारे ही ऑप्शंस में फॉलो हो रही है कि टेंस प्लेस डिजिट यूनिट्स प्लेस डिजिट का डबल है। ठीक है, बट सेकेंड लाइन सभी में फॉलो नहीं हो सकती। तो अगर आप यहाँ से 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है, तो ये रिवर्स नहीं हुआ। यहाँ से 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 24 आता है, तो ये रिवर्स हो गया। यहाँ से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 नहीं आएगा, है ना, एंड वैसे ही 36 नहीं आएगी। ठीक है, तो सिर्फ ये बची। हाँ, तो ऑप्शन यूज करना इज अ गुड स्ट्रेटजी। तो ये था 16। नहीं, क्या था ये? 12। फिर क्या, 13? 10 years ago, the age of a father was 4 times that of his son. 10 years later, the age of father will be twice that of his son. तो 10 years ago एंड 10 years लेटर, दो दो अलग अलग टाइम फ्रेम की बात हो रही है। तो इन दोनों टाइम फ्रेम में भी कितने साल का डिफरेंस होगा? 20 years का, राइट। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में बात हो रही है 10 साल पहले की और 10 साल बाद की। ठीक है। तो एक फादर है, एक सन है, इनकी प्रेजेंट एज आपको पूछी है, तो प्रेजेंट एज 10 years अगो एंड 10 years लेटर। तो ये तीन डिफरेंट टाइम में इन दोनों जन के एज की बात हो रही है।
तो अगर आप ये अज्यूम कर लें कि ये इसकी एज x है, इसकी एज y है, ठीक है, तो या फिर आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 10 years ago अगर इसकी एज, फादर की एज अपने बेटे का 4 times था, तो ये अगर x था तो ये 4x था। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा दोनों का, x+10 एंड 4x+10। समझ आ रही है? तो ये प्रेजेंट एज है, तो अब से 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, इसका 4x+20 एंड इसका x+20। तो 10 साल बाद के एज का रेशियो क्या है, फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। 10 years अगो फादर की एज सन की एज का 4 times थी, तो सन की एज अगर x थी तो फादर की एज 4x थी। तो प्रेजेंट में मतलब अब 10 साल हो चुके हैं, तो दोनों की एज में 10-10 इंक्रीज हो गया, तो ये एज आ गई। तो प्रेजेंट से और 10 साल के बाद इन दोनों की एज में और 10-10 इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें और 10 ऐड करेंगे तो ये आएगा ना। माइनस क्यों होगा, अब से 10 साल के बाद तुम्हारी एज क्या होगी, माइनस होगी कि प्लस होगी? ठीक है, तो 10 years लेटर इन दोनों की एज का रेशियो क्या है, 1/2। मतलब फादर की एज डबल है तो 2, तो 4x+20 इज 2x+40। तो ये इधर और ये इधर, तो 2x is 20, सो x is 10, राइट। तो x 10 आया, तो आपको पूछा प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज यहाँ पे है इस कॉलम में, तो इधर x की जगह 10 रिप्लेस कर दो, तो ये 20 हो गया और ये 90 हो गया। नहीं, 90 कैसे हो गया, x का वैल्यू 10 है, तो 40+10 50 हो गया। ठीक है, तो 20 and 50 इज द प्रेजेंट एज, तो ये आंसर है। कोई डाउट है क्या 13 में? सर ऐसे नॉर्मली हो सकती है प्रेजेंट टेक्स और प्रेजेंट केस एक्स और सर की बाय हाँ, और 10 साल पहले फिर 10 साल पहले में x-10 y-10, फिर उसका एक इक्वेशन बनेगा, x-10 अपॉन y-10 विल बी 4, जो कि फादर की एज 4 times थी। एंड फिर 10 साल बाद ये x है और ये y है, तो ये x+10 और ये y+10, एंड देन x+10 अपॉन y+10 2, तो उससे और एक इक्वेशन बनेगा, तो x और y के दो इक्वेशंस आ जाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। 13 के बाद कोई और डाउट है क्या? 14. 4 years ago, the ratio of the age of a father and son was 9:4. If their combined age was 52, then what will be the ratio of their ages after 3 years? After another 3 years. तो ये 4 years ago की बात हो रही है, और फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं another 3 years, मतलब ये अभी से 4 साल पहले और अब से 3 साल के बाद, तो इन दोनों में 7 साल का डिफरेंस है ना। तो फिर से वैसा ही करते हैं, फादर एंड सन है, प्रेजेंट एज 4 years ago एंड 3 years later। तो प्रेजेंट एज आप यहाँ पे लिख दो, 4 years पहले वाला एज ले लेते हैं 9x, और ये 4x होगा। ठीक है, तो 4 years ago ऐसा था, तो अभी प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, 9x+4 एंड 4x+4। 3 years के लेटर क्या हो जाएगा, 9x+7 4x+7। तो इन दोनों की एज का रेशियो हमें बताना है शायद, हाँ, जो ये रेशियो में बताना है। तो इसके पहले यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, इफ देयर कंबाइंड एज वाज 52। अच्छा, तो ये भी यहीं पे ही दिया है, प्रेजेंट का ज़्यादा कुछ काम था नहीं। तो 4 years एगो इन दोनों की कंबाइंड एज 52 थी, तो 9x+4x इज 52, तो x का वैल्यू आ गया 4। तो x अगर 4 आ गया, तो ये 3 years लेटर की एज डायरेक्टली लिख दो, तो 9 × 4 + 7 ये 43 हो गया, एंड 4 × 4 + 7 ये 23 हो गया, तो रेशियो आ गया 43/23। ये मतलब आपने एक बार इस 4 साल पहले का मैंने x-4 हम्म। x और y-4 लिखा और इसी को इसको 9+4 लिखा हम्म। तो
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया x प्लस वाई इक्वल्स नहीं नहीं 4x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 20। अच्छा, मतलब मेरा आंसर बी आता था। तुम्हारा आंसर क्या रहा था? बी। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू ये लिखी ना तुमने, बट उसमें 3 भी तो ऐड करना पड़ेगा। ये है। तो x -4 एंड y -4 ये था 9/4। सो 4x - 16 इज 9y -36। 4x - 9y इज -20। ठीक है। x+y 52 नहीं है। हाँ हाँ, बट वो x कंबाइंड एज वॉज था, तो वो 4 साल पहले वाली एज का ही सम 52 है। क्यों 16 हो जाएगा? हाँ, 16 ही होगा क्या? 4 और 4 ही तो है। नहीं नहीं। ठीक है, कोई डाउट है क्या? तो ये 16 हो गया। फिर और कोई डाउट? हाँ, अच्छा 16 रह गया। इफ द प्राइस ऑफ 3 एप्पल्स एंड 4 बनानास इज 20, तो अगर हम अज्यूम कर लें कि एक एप्पल का प्राइस x है और एक बनाना का प्राइस y है, सो आई कैन से प्राइस ऑफ 3 एप्पल्स एंड 4 बनानास is 20, and it is also equal to the price of 5 एप्पल्स एंड 3 बनानास। तो 5 एप्पल्स एंड 3 बनानास का प्राइस भी 20 ही है, राइट? देन हाउ मेनी एप्पल्स कैन बी परचेज इन द सेम प्राइस एज दैट यूज टू परचेज 18 बनानास? अच्छा, तो इसका मीनिंग ये है कि ये दो इक्वेशन तो समझ आ गए। तो क्वेश्चन ये है कि 18 बनानास परचेज करने में जितने पैसे लगते हैं, उतने ही पैसे में कितने एप्पल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन सॉल्व करने का भी ऐसे कुछ खास काम है नहीं। सो यू कैन से, क्योंकि दोनों का प्राइस 20 है, तो 3x + 4 भी 4y, सॉरी, है ना, 4y शुड बी इक्वल टू 5x + 3y। तो ये x इधर भेज दो और ये इधर, y इज इक्वल टू 2x। तो एक बनाने का प्राइस 2 एप्पल के प्राइस के इक्वल है, तो 18 बनाने का प्राइस 9 एप्पल्स के प्राइस के इक्वल होगा। नहीं, 18 बनाना का प्राइस 36 एप्पल्स के प्राइस के इक्वल होगा, तो 36। एक बनाना का प्राइस 2 एप्पल्स के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18y विल बी इक्वल टू 36x। इसमें 18 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? 18 बनाना का प्राइस। तो वही क्वेश्चन था कि 18 बनाना का प्राइस कितने एप्पल्स के इक्वल है, तो दैट इज इक्वल टू 36 एप्पल्स। ठीक है, 36 × 2 क्यों? 18 × 2 डायरेक्ट कहाँ पे? बस ये पढ़ा और 18 × 2 कर दिया ऐसा, पर वो कैसे 2 मल्टीप्लाई करना है वो कैसे पता चलेगा? हम्म। 5 एप्पल माइनस करेंगे कहाँ से? ये जो किया वो तो समझ आया क्या? और कोई डाउट्स हैं? नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, नेक्स्ट पार्ट अपने को जो डिस्कस करना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पहचान क्या है? पहचान है कि इनमें नॉर्मली ये एक ही वेरिएबल होता है, और जो मोस्ट केसेस में एक्स होता है, एंड इस एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके का आपको कुछ दिखेगा, तो वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर कोई चीज के इक्वल हम कर दें, कि आई वांट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना? तो इसका मीनिंग क्या है? इसमें ऐसा लिखा हो सकता है सॉल्व, या फिर ऐसा लिखा हो सकता है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। ऐसा लिखें पूरा सेंटेंस या ऐसा लिख दें, दोनों केसेस में मीनिंग सेम ही है। आपको एक ही चीज करनी है, राइट? यू हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच दिस बिकम्स जीरो। तो वो जो दो एक्स की वैल्यूज आएगी, जो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, दोज एक्स की वैल्यूज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? तो यहां से जो सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। क्लियर है बात? अच्छा। तो अब ये रूट्स फाइंड करने का एक प्रोसेस है, वो क्या है? तो देर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, राइट? सो फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स, तो क्या है? अगर इक्वेशन है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर ऐसी इक्वेशन है एंड इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, तो वी कैन से रूट्स कैन बी फाउंड यूजिंग दिस फॉर्मूला, माइनस बी प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप रूट फाइंड कर सकते हैं। प्लस एंड माइनस का क्या मीनिंग है यहाँ पे? कि दो रूट्स आएंगे, एक बार प्लस लिखने से एक रूट आएगा और दूसरी बार माइनस लिखेंगे तो दूसरा रूट आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन है, इसके आपको रूट्स फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे कि ए बी सी क्या है। तो ए टू है, बी माइनस फाइव है एंड सी टू है, राइट? तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन देख के मेंटली भी लिख सकते हैं ये सब चीजें, राइट? यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट? क्योंकि मेरा तो पर्पस है आपको एक्सप्लेन करना, बट व्हेन यू सॉल्व तो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू एनीवन। तो ये वाला पार्ट हम मैक्सिमम केसेस में नहीं ही लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, तो ये ए बी सी आपने नोट कर लिया, तो यहाँ पे ध्यान दो, बी हमने विद साइन लिया है, राइट ना? बी इज नॉट सिंपली फाइव, बी इज माइनस फाइव। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग उसको भी माइनस लेते। हाँ, मतलब आंसर तो आ जाएगा, बस मुझे एक बार प्रोसेस बताना है। तो माइनस बी, तो बी इज माइनस फाइव, प्लस एंड माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स माइनस फाइव का स्क्वायर minus 4a is 2 and c is also 2 divided by 2a, a is also 2, तो ये 2 इंटू टू 4 हो गया। ठीक है, नाउ माइनस ऑफ माइनस फाइव, ये 5 हो गया, प्लस एंड माइनस ये 25 और ये 16, तो 9 हो गया अपॉन 4। तो ये 5 प्लस 3/4 हो गया, अगर हम रूट 9 को प्लस के साथ लें, एंड अगर हम रूट 9 को माइनस के साथ लें तो 5 माइनस 3/4 हो गया। ठीक, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया 2 और इसका आंसर आ गया 1/2। सो दीज आर द टू आंसर, तो ये इसके दो रूट्स हो गए। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ये सभी ने बचपन में पढ़ा भी होगा, है ना? तो रूट्स फाइंड करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो इस पार्ट का है। इससे पता चलेगा कि हमारे जो रूट्स हैं वो देखने में कैसे होंगे। यहाँ पे तो ये जो रूट्स है वो रैशनल नंबर्स है, राइट? जो कि इजी हैं, सुंदर लग रहे हैं देखने में। कभी कभी बहुत खराब दिखने वाले रूट्स भी आ सकते हैं, राइट? तो वो डिपेंड करेगा कि ये जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी,
इसकी वैल्यू कैसी है। क्लियर है? सो दैट इज वाई दिस पार्ट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, बिकॉज दिस लेट्स अस नो कि रूट्स कैसे होंगे। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम शॉर्ट में डी बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट मैंने अभी ये लास्ट टाइम लिखा है, अब से मैं सिर्फ इसको डी लिखूंगा। ठीक है? तो अभी इसमें देखिए, ये एग्जांपल में ऊपर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या थी, अगर हम सिर्फ डी पे ही बात करें तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ डी। तो ए क्या था? ए था 2, बी था -5 एंड सी था 2। तो व्हाट वाज डी? डी होता है b² - 4ac। तो b है -5 का स्क्वायर -4, a इज 2 एंड c इज 2। तो ये हुआ 25 - 16, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई 9। राइट? नाउ दिस 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वाई परफेक्ट स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का एक स्क्वायर रूट है। तो अगर ये b² - 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका स्क्वायर रूट निकालना बड़ा इजी होगा। राइट? सो दैट इज वाई b² - 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है? तो दैट इज वाई b² - 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फर्स्ट कंडीशन हम लिखेंगे, इफ b² - 4ac इज मोर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसा कि ऊपर के एग्जाम्पल में है। ठीक है? तो ऐसे केसेस में क्या रिजल्ट होगा रूट्स का? रूट्स विल बी रियल। राइट? रियल रूट्स हैं, रियल मतलब रियल नंबर है। राइट? तो रियल नंबर है तो रैशनल है कि नहीं वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर इरेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे रैशनल है। राइट? तो रूट्स विल बी रियल एंड रैशनल। राइट? एंड ऑल्सो अनइक्वल। ठीक है? रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल हमने क्यों बोला है? क्योंकि एक केस ऐसा आएगा जहां पे इक्वल भी होंगे। रैशनल हमने क्यों क्लासिफाई किया है? क्योंकि एक केस ऐसा आएगा जहां पे इरेशनल भी होंगे। क्लियर है? रियल हमने क्यों क्लासिफाई किया है? क्योंकि एक केस ऐसा आएगा जहां पे ये रियल नहीं भी होंगे। फाइन, दैट इज वाई हमने ये तीन चीजें कैटेगरीज बनाई हैं। कोई डाउट है क्या यहां तक? तो रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल ही है ना, क्या रूट्स आया था ऊपर? एक 2 था और दूसरा 1/2 था, तो इक्वल नहीं है ना, इसलिए अनइक्वल। ठीक है? तो फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन द वैल्यू ऑफ डी b² - 4ac इज मोर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये दोनों अगर फॉलो हो रही है तो। ठीक है? तो ये मोर देन 0 है। अगर डी, if d or b² - 4ac becomes equal to 0, right, then what can we say about the nature of roots? Real and rational, equal भी। तो रूट्स, तो देखिए रिजल्ट क्या है हमारा रूट्स वाला? इट इज -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो अगर यही 0 हो गया तो ये प्लस माइनस का तो कुछ काम ही नहीं बचा। तो सिर्फ रूट्स की वैल्यू क्या आएगी? -b/2a। एक ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब दोनों रूट्स का वैल्यू सेम हो गया। दोनों रूट्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। राइट? बट यहाँ पे एक ही दिखेगा आपको, तो आप उसको बोल सकते हो कि दो रूट्स हैं बट दोनों इक्वल है। तो रूट्स विल बी रियल, रैशनल भी होंगे अभी भी, बट नाउ दे विल बी इक्वल। राइट? इक्वल क्यों होंगे, समझ आ रहे हैं? तो इक्वल रूट्स का मीनिंग ये है कि हमने इसको सिंक में बना दिया कि अगर d = 0 वाला केस ना हो तो बाकी सभी केसेस में दो रूट्स आते हैं। ठीक है? तो इससे बेटर कि आपको ये ध्यान रखना पड़े कि d = 0 के केस में एक ही रूट होगा। आप ऐसा ध्यान रख लो कि d = 0 के केस में दो रूट्स होंगे बट वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है? बिकॉज इन ऑल अदर केसेस देयर विल बी टू रूट्स। यहाँ पे ही एक रूट आ रहा है। कोई डाउट है क्या? तो इफ d is 0 then roots will be real, rational and equal. What if d is, huh? d is more than 0 again but not a perfect square.
मोर देन जीरो तो है, बट इस बार परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट? तो ऐसा भी पॉसिबल तो है। फर्स्ट केस में परफेक्ट स्क्वायर था, बट परफेक्ट स्क्वायर हमेशा हो वो जरूरी तो नहीं। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या होगा। ये जो रूट डी वाला पार्ट है, इसमें रूट आप हटा नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर समझ लो ऐसा इक्वेशन आ जावे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, 7 नहीं, चलो 3 इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अभी इसमें डी का वैल्यू क्या आएगा? डी विल बी बी स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। तो 25 माइनस 12 इज 13, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट आया 13। तो 13 मोर देन जीरो है, पॉजिटिव तो है, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे केस में हाउ कैन वी राइट द रूट्स? तो माइनस बी प्लस रूट 13/2a आएगा, और माइनस रूट 13/2a आएगा, है ना। तो इन दिस केस व्हाट विल बी द रूट्स? रूट्स का नेचर क्या होगा? रियल तो होगा क्या? रियल तो होगा, बट नाउ इट विल बी इररेशनल। इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा? अनइक्वल, ठीक है। सो दिस विल बी द नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, इफ डी इज मोर देन जीरो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स विल बी इररेशनल, ठीक है। इसमें एक चीज और नोट करने की है, वो ये, दैट इररेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है? अगर इसी इक्वेशन के रूट्स लिखे जाएं, तो क्या रूट्स आएंगे? रूट्स होंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स 5 प्लस रूट 13/2, एंड दूसरा होगा 5 माइनस रूट 13/2, ठीक है। ये दो रूट्स आएंगे। तो दे ऑलवेज अकर इन पेयर, इसका क्या मीनिंग है? कि इन दोनों रूट्स में अगर आप देखो तो सारे नंबर्स सेम है ना, सब कुछ सेम है, 5 रूट 13 2 सब कुछ सेम है। ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो जो इरेशनल वाला पार्ट है उसका साइन बस अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड टू बी इन पेयर्स, ठीक है। समझ आ रहा है क्या? दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स, साइन ऑफ irrational part is opposite, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ध्यान रहेगा क्या? तो इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं आपको बोलता हूं कभी कि वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 प्लस रूट 5, ठीक है। सो व्हाट इज द अदर रूट? 2 माइनस रूट 5, क्लियर है ना। क्योंकि अगर एक रूट इरेशनल है तो दूसरा भी इरेशनल ही होगा, और वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा, सिर्फ एक चीज डिफरेंस होगी, वो होगी साइन ऑफ इरेशनल पार्ट, ठीक है। तो वो सिर्फ आप इरेशनल पार्ट के लिए, इरेशनल रूट्स के लिए ही कर सकते हो। अगर मैंने आपको बोला वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, व्हाट इज द अदर रूट, अब आप नहीं बता सकते। द रूट कैन बी एनीथिंग, समझ आ रहा है ना। बट इफ इट इज इरेशनल देन ओनली वी कैन टेल द अदर रूट ऑल्सो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है क्या? तो अभी हमने तीन केसेस डिस्कस किए। फर्स्ट केस जहां पे डिस्क्रिमिनेंट मोर देन जीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर है, तो इधर रूट्स क्या होंगे? रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। जहां पे डिस्क्रिमिनेंट जीरो ही है तो रूट्स होंगे रियल, रैशनल एंड इक्वल। एंड जहां पे डिस्क्रिमिनेंट फिर से मोर देन जीरो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इस बार, तो रूट्स विल बी इररेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। बस एक केस रह गया, इफ डी इज लेस देन जीरो, तो देन डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो हो गया तो रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर आएगा यहाँ पे। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करता है? नहीं है। तो रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एग्जिस्ट करता है। तो आप लिख सकते हैं कि
रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख के छोड़ सकते हैं। तो जो हम पहले इतने बार रूट्स के बारे में बोले कि वो रियल हैं, वो रियल हैं, वो रियल हैं, वो इसी वजह से बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो नॉन रियल होंगे। ठीक है, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? तो अभी देखिए, ये जो हमने मेथड सीखा है रूट्स फाइंड करने का, दिस इज प्योरली मैकेनिकल मेथड। कोई भी इक्वेशन आवे, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, सिर्फ एबीसी की वैल्यूज पकड़नी है और उस फॉर्मूले में डाल देना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इन सम केसेस, केसेस कौन से वाले? फर्स्ट वाले, राइट। इफ डी इज मोर देन जीरो एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, मोर देन इक्वल टू जीरो एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट या तो मोर देन जीरो हो या फिर इक्वल टू जीरो हो, एंड अगर मोर देन जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर हो। ऐसे केसेस में रूट्स कैन बी फाउंड यूजिंग अनदर मेथड विच इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो रूट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये आप लोग ने सीखा होगा बचपन में, ये टेक्निक, राइट। तो अपना जो एकदम फर्स्ट एग्जांपल था, 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ इसके ये रूट्स हमने फाइंड किए थे ये फॉर्मूला यूज करके, बट हम विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक भी हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? वैसे आप लोग को ध्यान होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट टर्म जो कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एंड लास्ट टर्म जो कि कांस्टेंट वाला टर्म है जिसमें एक्स नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 4x²। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, मैंने फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर को भी साथ में लिया है, राइट। यहाँ पे हमने 2 के साथ इसका साइन भी साथ में लिया है, वो पॉजिटिव है, तो 4x² आया। अब आपको ऐसा कुछ फिगर आउट करना है कि 4x² के दो टुकड़े हो जाए, उन दोनों टुकड़ों का सम -5x के इक्वल हो जाए, और उन दोनों टुकड़ों का प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे दो नंबर जिनका है, -4x -5 हाँ, तो -4x एंड -1x बोल लो या -x बोल लो, तो इन लोग का सम इसके मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए और इन लोग का प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए। तो दोनों कंडीशंस मैच हो गई। तो आपको बस ये जो स्प्लिटिंग आपने किया है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म तो एज इट इज रहेंगे अब, 2x² -4x होगा एंड -x होगा, तो इन दोनों का सम -5x हो गया, एंड यहाँ पे +2 दैट इज जीरो। तो अभी आप ले सकते हैं 2x, x-2, ये -1, x-2 दैट इज जीरो। तो x-2 और 2x-1 इज जीरो। समझ आ रहा है क्या? यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो ये 2x आ गया, तो इधर x बचता है और इधर 2 बचता है। यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया तो इधर -x में से x रह गया, और +2 का -2। ठीक है, एंड देन वी टेक x-2 कॉमन। x-2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को कॉमन लिया तो 2x-1 रह गया। सो नाउ दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। तो x-2 को भी आप जीरो बना सकते हैं, या फिर 2x-1 को आप जीरो बना सकते हैं। तो x का वैल्यू या तो 2 हो सकता है, या फिर x का वैल्यू 1/2 हो सकता है। सो दैट इज हाउ वी कैन गेट द रूट्स। ठीक है, तो दिस इज यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बोलिए, कोई भी डाउट है क्या प्रोसेस में? जो रूट्स फाइंड करना, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता था। ये देखते हैं इसके रूट्स।
हम्म। हाँ, कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो रूट्स आर 6 and -1, तो आप स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। x² - 6x + x - 6 = 0, ऐसा स्प्लिटिंग होगा। प्रोसेस जो हमने ऊपर डिस्कस किया था वही है। तो x - 6 + 1 x - 6 = 0, तो x + 1 × x - 6 = 0। तो यहाँ से आएगा x = -1 और यहाँ से आएगा x = 6। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। तो आई होप ये फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाले पार्ट में कोई डाउट नहीं है। हाँ, 3 और 2 नहीं हो सकता अगर आप ऐसा करते हो, x² - 3x - 2x, राइट? तो -3 और -2 का प्रोडक्ट +6 होगा। ये अपने को क्या चाहिए? -6 चाहिए, तो -6 एंड x², तो -6x² होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए 3 और 2 गलत है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर 3 और 2 सही था। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके रूट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी इसका रिवर्स भी कभी कभी आपको करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 and 3, 2 and 3 तो अभी देख ही लिया। इफ 2 and 5 आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन? हम्म। तो रूट्स अगर पता है तो इक्वेशन बता सकते हैं क्या? x² - 7x + 10। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, आप इसको उल्टा चालू कर दो क्वेश्चन को। अगर 2 and 5 किसी इक्वेशन के रूट्स हैं तो उसमें ये स्टेप आया होगा, x - 2 × x - 5 = 0, है ना? तो उसके पहले ये स्टेप आया होगा, x² - 2x - 5x + 10 = 0, एंड उसके पहले x² - 7x + 10 = 0, ऐसा आया होगा। क्लियर है बात? तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। और इसका शॉर्ट क्या हो गया? अब यहाँ पे देखिए 2 and 5 ये दोनों ऐड हुए थे और यहाँ पे 2 and 5 मल्टीप्लाई हुए। सो वी कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशन एज x² - सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स = 0। ठीक है, तो ये अगर आप यूज करते हैं तो डायरेक्टली यू विल गेट द इक्वेशन। भाई 2 and 5 में से मान लेते हैं 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो -2 + 5 तो 3 आएगा। हाँ, ठीक है, तो अगर ये -2 है तो फाइनल आंसर क्या होगा? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो माइनस इन दोनों का सम है 3, तो 3x माइनस के साथ, एंड देन इनका प्रोडक्ट, तो -10। तो प्लस है प्रोडक्ट के सामने, बट क्योंकि प्रोडक्ट खुद ही नेगेटिव है तो -10 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई डाउट है क्या, बताइए? तो
फाइंड द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इफ वन ऑफ इट्स रूट्स इज 3 + √3। ठीक है देव, क्या x² माइनस, तुम्हारा देखिए, अगर आपको बोला है कि एक रूट 3 + √3 है, तो दूसरा रूट अगर नहीं भी पता है तो भी आप लिख सकते हैं इट विल बी 3 - √3। ठीक है, ये तो सबने लिखा होगा। तो नाउ इक्वेशन विल बी x² माइनस सम टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट, दैट शुड बी 0। तो x² तो ऐसा ही रहेगा, इन दोनों का सम क्या हुआ, 3 + 3 6 हो गया, तो 6x प्लस प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 3 + √3 एंड 3 - √3। राइट, तो 3 × 3 9 एंड √3 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x² माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो, इन दोनों का सम क्या आएगा बताओ, तो और किसका सम करना है, यही तो लिखा था, सम ऑफ द रूट्स। क्लियर है क्या। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि रूट्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने बोला कि देर आर सम केसेस जहां पे रूट्स आ ही नहीं सकते, जब डिस्क्रिमिनेंट <<0 हो जाए, राइट, या फिर देर आर सम केसेस जहां पे रूट्स इरेशनल होते हैं, तो वो टाइम लगता है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि रूट्स फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, राइट, वी ओनली नीड द सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो वो हम विदाउट इवन फाइंडिंग द रूट्स भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन के रूट्स का सम हम उस इक्वेशन के ही दो नंबर्स देख के पता लगा सकते हैं कि ये सम होगा। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन के रूट्स का सम क्या हो सकता है, सम ऑफ द रूट्स विल बी -b/a। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी c/a।
तो सिर्फ इक्वेशन देख के ये बता सकते हैं कि सम क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, कोई और नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ x² - 5x + 6 = 0, ये एक इक्वेशन अभी हमने लिखी थी। इसके रूट्स आए थे 2 और 3, है ना। तो इसके रूट्स का सम क्या है, 5 है। यहाँ के इसके हिसाब से आप देखिए सम क्या होगा, -b, तो b इज -5 एंड a इज 1, तो 5 आया। सिमिलरली प्रोडक्ट क्या होगा, इसके हिसाब से 2 × 3 6 है। यहाँ के हिसाब से देखिए c/a, तो c क्या है 6 एंड a इज 1, तो 6 आया। ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ सम या प्रोडक्ट ही पूछा होता तो विदाउट इवन फाइंडिंग दीज रूट्स भी आप बता सकते थे कि सम 5 होगा एंड प्रोडक्ट 6 होगा। ठीक है। सो इवन विदाउट फाइंडिंग द रूट्स एक्चुअली वी कैन स्टिल फाइंड देयर सम एंड प्रोडक्ट। कोई भी डाउट है इसमें बताइए। हम्म। ठीक है देव। एवीएम स्टूडेंट्स आप लोग के आंसर नहीं आ रहे हैं आज। बाकी लोग भी क्या कर रहे हो, कविराज, रसूल। 7/5। हाँ ठीक है। कोई डाउट है क्या फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए पी एंड क्यू अगर इसके रूट्स हैं तो ये इक्वेशन की रूट्स फाइंड करने की जरूरत है नहीं आपको। राइट, यू डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, कर सकते हो बट जरूरत नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज इसको ही सिंप्लीफाई कर लें। तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा q + p/pq। एलसीएम लेके अगर आप ऐसा करेंगे तो ये q + p क्या हो गया, सम ऑफ द रूट्स, एंड पी क्यू क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। राइट, तो सम एंड प्रोडक्ट का रेशियो हमें चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, -b/a, तो सम इज -7, और a तो 1 है तो 1। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया, c/a, तो 5/1, तो आंसर आ गया 7/5। ठीक है, क्या कोई डाउट। सेकेंड पार्ट हो गई। क्या क्या आंसर आया, 13। ठीक है। तो सेकेंड में p² + q² है, तो अगेन वी डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो यू कैन राइट दिस एज p² + q² + 2pq एंड -2pq।
तो ऐसा करने से ये हो गया पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती थी बचपन में, है ना। पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, एंड ये -2 पी क्यू है। तो p प्लस क्यू दैट इज सम ऑफ द रूट्स, वो आपको पता है, ये 7 था, तो 7 स्क्वायर माइनस p इंटू क्यू इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो भी आपको पता है कि ये 5 था, तो 2 टाइम्स 5, सो 49 - 10 इज 39। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो। कोई डाउट है? हाँ भाई, हो गया क्या? नहीं समझ आ रहा है? तो देखिए, इट सेज इफ वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर, तो अगर मैं अज्यूम करता हूं कि एक रूट p है तो दूसरा रूट p स्क्वायर होगा, है ना। तो क्वेश्चन तो क्या, वी नो कि p एंड p स्क्वायर का सम, दोनों रूट्स का सम इज -b/a, तो -k होगा। ठीक है। सिमिलरली p एंड p स्क्वायर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट विल बी c/a, तो -8 होगा। ठीक है। तो इसको तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट यहां से कर सकते हैं, p³ इज -8, तो यहां से मिलता है p इज -2। तो अगर एक रूट p जो -2 है, तो दूसरा रूट p स्क्वायर जो 4 हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो दोनों रूट्स आपको पता चल गए यहां से, एंड देन वी कैन राइट दिस हेयर, p इज -2 एंड p स्क्वायर इज 4, दैट इज इक्वल टू -k, तो k का वैल्यू आ गया -2। ठीक है। हाँ, तो उससे तो हो आ ही कैसे सकता है, k का वैल्यू ही नहीं पता तो। -8 आया तो k तो कहीं कैंसिल हुआ होगा, या k का वैल्यू कहीं कैंसिल हो जाएगा। b² - 4 इसी के अंदर k कैसे कैंसिल हो सकता है, तू बता। ये k स्क्वायर है, ये कैसे कैंसिल हो सकता है, k स्क्वायर में। अच्छा, k² - 8 को हम क्या लिख सकते हैं, k-8। ये पूरा पूरा इसका स्क्वायर रूट होगा ना, ये पूरे का।
तो के स्क्वायर माइनस एट का स्क्वायर रूट इज के माइनस एट। स्क्वायर से ही हटा दिया तो फिर ये बचता है माइनस पे तो एट के ऊपर स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, सिर्फ इसके स्क्वायर से ही कैंसिल हो जाएगा। फिर तो हमेशा ही कटा, तो बी स्क्वायर में तो स्क्वायर होता ही है, हमेशा ही होता है बी स्क्वायर पे स्क्वायर तो। माइनस पी क्यूब अगर एट माइनस एट है तो पी माइनस टू होगा, माइनस टू का क्यूब करेंगे तो माइनस एट आएगा ना। तो मुझे, तो बस इधर से ही ऐसे आएगा। ये देखते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर जब तक पर होल स्क्वायर नहीं होता तब तक नहीं हटा सकते। हम्म। हम्म। नहीं, इक्वेशन में ही तो नहीं आएगा। तो देखिए क्या करना है इसमें, मैं बता देता हूँ चलो। हाँ, तो रूट्स फाइंड करने ही नहीं है, वही तो क्वेश्चन है। रूट फाइंड करने का जरूरत। हाँ। हाँ, तो ये इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। विदाउट इवन फाइंडिंग द रूट्स यू कैन स्टिल फॉर्म द अदर इक्वेशन। तो कैसे? जब आपको इक्वेशन बनानी है तो आपको क्या चीज चाहिए? यू नीड एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये दो चीज चाहिए, है ना। तो सम एंड प्रोडक्ट तो हम लोग विदाउट फाइंडिंग द इक्वेशन भी बता, विदाउट फाइंडिंग द रूट्स भी बता सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स को मान लें पी एंड क्यू है, तो इनका सम क्या होगा? पी प्लस क्यू विल बी -5 एंड पी इंटू क्यू विल बी 18। ठीक है। अब हमें एक नई इक्वेशन चाहिए यहाँ पे, जिसके रूट्स होने चाहिए p+6 एंड q+6। ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या होगा? p+q+12 होगा, राइट। जिसमें से p+q -5 है, वो अपने को ऑलरेडी गिवन है। तो न्यू इक्वेशन के रूट्स का सम क्या आ गया? 7। बात समझ आ रही है क्या? सिमिलरली ये न्यू इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा? p+6 इंटू q+6 होगा। रूट्स तो यही है ना, p+6 एंड q+6। तो इनका प्रोडक्ट होगा x² - 7x + 24। ठीक है कविराज। So this will be PQ plus 6P plus 6Q plus 36। ठीक है। तो P इंटू क्यू का वैल्यू ये 18 है, ये गिवन है। यहाँ पे अगर आप 6 कॉमन ले लें तो 6 टाइम्स P प्लस क्यू रह जाएगा, जिसका वैल्यू -5 गिवन है। 36 तो चलो नंबर है, तो 36 ऐसे ही रहेगा। तो 18 + 36 हो गया क्या? 54। एंड P प्लस क्यू होता है 5, तो ये हो गया -30, तो ये रह गया 24। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया 24 एंड सम ऑफ द रूट्स आ गया 7। तो अब आप इक्वेशन बना सकते हैं नहीं। सो x² - 7x + 24 इज 0। Yeah, so 12x. अगर ये दो रूट्स हैं तो इनका सम क्या होगा? p+q +6 + 6, तो 12। हाँ, तो p+q +12 आया। p+q की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। इस इक्वेशन के रूट्स अगर pq है तो उनका सम क्या होगा? p+q विच इज -b/a।
ठीक है, क्या कोई डाउट है बताइए। सर इसके रूट्स निकालने जाओगे तो उसके रूट्स तो आ ही नहीं सकते। तो रूट्स आ ही नहीं सकते मतलब उसके रूट्स रियल रूट्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट्स तो है ना। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि नो रूट्स एग्जिस्ट। समझा। तो रूट्स निकालने जाएंगे, रूट्स आएंगे नहीं क्योंकि हमको आता नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर इसके लिए, बट रूट्स तो है। एक्स 12x² + 7x + 2। ठीक है देव। हाँ भाई, हुआ क्या। तो आंसर इज 12x² + 7x + 2 = 0। तो बेसिकली ये सारे कोएफिशिएंट्स को बस इंटरचेंज कर दो। 12 कांस्टेंट है तो 12x² हो गया, 2 के साथ x² था वो इधर आ गया, और 7 से बन ही रहा। नहीं नहीं, वैसा करेंगे। तो ये तो किया नहीं, बस मैं आंसर बताया है। तो इक्वेशन है 2x² + 7x + 12 = 0। इसके रूट्स अगर हम अज्यूम कर लें p एंड q है, तो p + q हो गया -7/2, एंड पी क्यू हो गया 12/2, तो 6। ठीक है। अब हमें नई इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हैं 1/p एंड 1/q। तो इन रूट्स का सम क्या होगा। 1/p + 1/q विच इज p + q/pq। इसकी वैल्यू ये रही -7/2, एंड pq तो -7/12 हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 1/p × 1/q विच इज 1/pq, एंड इसका वैल्यू ये रहा 1/6। ठीक है। अब बस इसका सर इक्वेशन बना लो। हाँ एवीएम बोलो। नहीं सर, समझ आ गया, ऐसे बोले। ठीक है। तो ये 12x² + 7x + 2 = 0 हो जाएगा। ठीक है।
कोई डाउट है क्या? नहीं। तो ये इक्वेशन क्या, ये एक्सरसाइज आप लोग को सॉल्व करनी है। 20 तक सॉल्व किया हुआ है ना? बाकी सॉल्व करना। हम्म। हाँ, एलसीएम। ये आया, फिर इसका एलसीएम लिया तो नीचे 12 आ जाएगा पूरा। वो 12 उधर जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर तो जीरो। हाँ बताइए, एवीएम। सर वो आज वो डाउट सॉल्विंग सेशन है। डाउट सॉल्विंग सेशन, हाँ 8:30 ठीक है सर। है ना? हाँ ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। करंट अफेयर्स। सर हाँ। सर हम क्राइस्ट में मुझे बीएससी एक्चुअल साइंस की एग्जाम देनी है। बीएससी का कोई मॉक टेस्ट नहीं है? क्या किसकी, बीएससी किसकी? बीएससी एक्चुअल साइंस। बीएससी एक्चुअल साइंस में आपको बीसीए वाला इकोनॉमिक्स का देना है। वो है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा देना है। ठीक है, मैं वापस मेल कर देता हूँ। एक्चुअल साइंस वाले कितने बच्चे हैं? एक ही है सर मैं। एक ही है ना? हाँ तो मैं वो बता देता हूँ। ठीक है। सर हाँ जी। मैं बीएससी अकाउंटेंसी एंड एनालिटिक्स है, तो उसमें मुझे कौन सा दूँ? वो उसमें तो बीकॉम, बीएससी अकाउंटेंसी एंड एनालिटिक्स, यस सर। उसका मैं देख के बोलता हूँ कौन सा देना है। ठीक ठीक है, वो मैं मेल करवा दूंगा वापस। ठीक है, तो अकाउंटेंसी एंड एनालिटिक्स और बीएससी एक्चुअल। एक्चुअल। ठीक है। सर सर। हाँ बोल दे। हाँ सर, मुझे ना क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की जो वर्कशीट है और परसेंटेज है ना, उसमें डाउट्स है, और एसआईसीआई वाली में भी। हाँ हाँ, तो कल आ तो जा। कल आ जाओ ना। हाँ, कितने बजे सर? 3 बजे आ जा। सर वो सुबह 11 o'clock नहीं आ सकता? नहीं, सुबह मत आना, 3 बजे। तीन 3 बजे बजे तेरा ओके। कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। हाँ तो फिर 3 बजे आ जा, हाँ। ओके सर। हम्म। सर तो आप मेल किस पे और कब करोगे? मेल तुम्हारे मेल पे ही कर दूंगा। हेलो। यस सर। हाँ तो तुम सब स्टूडेंट्स को ही मेल कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। और सर मैं बीसीए के एग्जाम दे रहा था, और उसमें ना यानी कि दूसरी एग्जाम मैंने चालू की थी, और वो टाइम खत्म हो गया, हमारा लैब टाइम खत्म हो गया, तो मैं यानी कि बाहर निकल के फिर नेक्स्ट डे फिर से लॉग इन किया, तो मेरा सेक्शन स्किप हो गया जो सॉल्व कर रहा था वो। अच्छा, कौन सा एग्जाम था? क्राइस्ट बीसीए। अच्छा, प्राइस बीसीए का एग्जाम सेक्शन स्किप हो गया। हाँ सर। तो अभी क्या रीसेट कर दूं क्या पूरा टेस्ट? हाँ सर। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? आर्य। आर्या। क्राइस्ट का बीसीए का कौन सा टेस्ट था, नंबर? क्राइस्ट का बीसीए का 3 था, और 5 और 7 था, ना 6 और 7 था। तो सारे ऐसे ही हो गए क्या? हाँ, एक में मैं वॉशरूम गया था, और फिर मैंने लीव करके फिर से ज्वाइन किया था, इसीलिए उसमें भी वैसा हो गया। ओ, तो क्राइस्ट बीसीए का 3, 6 और 7, इसमें इनको रीसेट करना है आर्या का। ठीक है। यस सर। ओके।